सुप्रभात बच्चों। कक्षा 9 के गणित विषय के प्रथम कालखंड में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आप अपने शैक्षिक जीवन, छात्र जीवन के दो बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव को पार करते हुए आप कक्षा 9 अर्थात हाई स्कूल पहुंच गए हैं। यदि आप इस शब्द को गौर करें, हाई हाई मतलब ऊंचा, मतलब आप बड़ी कक्षा में पहुंच गए। तो यदि हम पीछे मुड़ के देखें कि कक्षा 6 से 8 में कई ऐसी गणितीय अवधारणाएं हैं जिनका यथोचित जानकारी आपके अंदर होना इन बड़ी कक्षाओं के लिए, कक्षा 9, कक्षा 10 और हायर क्लासेस के लिए बहुत ज़रूरी है। छात्र बच्चों, आप जानते हो कि यदि किसी भी मकान की नींव कमज़ोर है तो वो मकान जब आगे बनता है तो कमज़ोर ही बनता है, कई प्रकार की समस्याएं आती हैं। तो एक बार पुनः हम शुरुआत के प्रथम 2 या 3 कालखंडों में कोशिश करेंगे कि आपकी पूर्व कक्षाओं की जितनी भी गणितीय अवधारणाएं आवश्यक हैं कक्षा 9 और 10 के लिए, उन सब का रिवीजन कर लें, पुनरावलोकन कर लें। तो आइए शुरुआत करते हैं। कक्षा 9 को आप देखें, जो आपका पहला अध्याय ही है संख्या पद्धति। तो इसके पहले कि हम कक्षा 9 में संख्या पद्धति पे चलें, हम एक बार पुनः संख्या पद्धति को समझते हैं कि संख्या पद्धति में संख्याएं कैसे कैसे नए रूप में, कैसे कैसे नई अवधारणाओं में आपके साथ चलती है। और आप देखेंगे बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही रोचक है, एक खेल जैसा है कि कैसे कैसे संख्याएं हमारे जीवन में बढ़ती जाती हैं। तो सबसे पहले आपने जो संख्या अपने जीवन में सीखा है वह है प्राकृतिक संख्या, प्राकृत संख्या। इन्हें गणन संख्याएं भी कहते हैं, जिनके माध्यम से हम गणना करते हैं, गिनती करते हैं। ये हमारे पास आप देखें 1, 2, 3 और इसी ढंग से बढ़ते बढ़ते ये अनंत तक जाएंगे। अब आप देखिए, इसके बाद जो है इसमें शून्य शामिल नहीं है। ये बात नोट करने लायक है, हमेशा ध्यान रखें इस बात का। और इसके बाद आपने संख्या पद्धति में पूर्ण संख्याओं का अध्ययन किया। अब आप देखें कि इस संख्या पद्धति में यदि हमने 0 को शामिल कर लिया तो ये जो समूह है संख्याओं का, इसको हमने नाम दिया गया है पूर्ण संख्या। ये भी अनंत तक जाएगा। अब आप देखें कि पूर्ण संख्याएं में यदि आगे बढ़ते हैं हम संख्याओं के रूप में, कि संख्याएं किस किस रूप में लेती हैं, तो एक बड़ी आवश्यक चीज है जो आपको जानना चाहिए, जिसका आपको रिवाइजन करना चाहिए कि एक अंक सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है। एक अंक की सबसे छोटी प्राकृत संख्या आप देखें 1 है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है जिसको आपको याद रखना चाहिए। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट इसी के साथ उभरता है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या। शून्य। क्लियर हो गया। अब हम वापस चलते हैं कि एक अंक की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 हो गई, सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य हमारे पास। आप देखें कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या आप पाएंगे एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 है। 1 से 9 तक एक ही अंक है इन संख्याओं में। लेकिन जैसे इसके आगे हम चलते हैं
2 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब जब हमारी संख्या पद्धति में हम आगे बढ़ते हैं, 10 के बाद 11, 12, 13, 14 बढ़ते बढ़ते हुए हम कहाँ पहुंचेंगे? आप देखें, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, बताइए क्या होगा? 99। इसके बाद जो संख्या आएगी वहां से 3 अंक शुरू हो रहे हैं, तो इसके बाद जो पहली संख्या है 100, वो क्या बन जाएगी हमारी? 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 100। अब जब इसके आगे हम बढ़ते हैं 100, 200, 300, 400, 500 बढ़ते बढ़ते आप चलिए आगे, तो आप देखते हैं कि 999 के बाद 1000 आ रहा है। 1000 में 4 अंक हो गए। इसका मतलब ये निकला कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमारे पास क्या हो जाएगी? 999। यहां तक आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा है, कक्षा 6 में, कक्षा 5 में पढ़ा, 5 या 6 में पढ़ा होगा आपने। अब इसके थोड़ा आगे चलते हैं। इसके आगे आप चलेंगे, इस पूरी चीज को हम एक बार पुनः रिवीजन कर लेते हैं। ये आपके मस्तिष्क में होना बहुत जरूरी है, जो कि विद इन सेकेंड किसी भी सवाल में आता है 9th 10th में, तो आपके अंदर 1 सेकंड में अंदर जवाब आ जाए कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बराबर 1000। अब ऐसे ही जब हम आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या $9,999। क्लियर हो गया? इसी क्रम में जब हम आगे चलते हैं तो आप देखें कि अब 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या इसके अगली वाली संख्या जो है, इसमें यदि 1 प्लस कर दें तो जो संख्या हमको मिलेगी वो आप देखेंगे कि 5 अंक की सबसे छोटी संख्या है। इसमें जैसे हम 1 प्लस करेंगे ये बन जाएगा 10,000, 10,000। ये 4 अंक की सबसे छोटी संख्या होगी। अब इसके आगे बढ़ते चलिए आप पाएंगे कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमारे पास होगी 99,999, 99,999। हम रिवीजन करते हुए थोड़ा सा इसके आगे और चलते हैं ताकि आपको ये सारी चीज कंठस्थ रहे, ये आपको याद रहे। ठीक है, आप देखेंगे 9th और 10th में आपको इन जानकारियों की न जाने कहां पर कैसी आवश्यकता पड़ जाए, और उस वक्त सेकंड्स के अंदर आपके मस्तिष्क में तुरंत ये चीजें आ जानी चाहिए, क्योंकि यहाँ आप अटकेंगे तो आपकी गाड़ी रुकेगी, धीमी होगी, दिक्कत आएगी आपको। तो आप देखें कि हम पहुंच गए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब इसमें 1 प्लस कर देंगे हम, इसकी जो अगली संख्या है मतलब 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या
अभी छोटी देख लेते हैं, फिर बड़ी पहुंचेंगे। सबसे छोटी संख्या ये हमारे पास आ जाएगी 1 लाख, ठीक है। अब इसी प्रकार 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो आप देखेंगे यहां पर पहुंच जाएंगे 9,99,999। तो ऐसे ही बढ़ते बढ़ते हमारी संख्या पद्धति करोड़ तक पहुंच जाती है। अब आप देखें तो ये हमने एक चीज देखा कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। पूर्ण संख्याएं बढ़ते 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 कैसे लाख, लाख या 10 लाख, फिर करोड़ तक पहुंच जाएंगे। इसके बाद एक महत्वपूर्ण बिंदु इसमें आता है जो आपको जानना चाहिए, वो है संख्याओं का स्थानीय मान, अंकों का, संख्याओं में अंकों का स्थानीय मान। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो आप देखें कि यदि हमारे पास कोई संख्या है 5453, तो इसमें आप गौर करें, ये इकाई के स्थान पे है, ये दहाई के स्थान पे है, ये सैकड़े के स्थान पे है, और ये हजार के स्थान पे है। तो आप देखेंगे कि जो अंक इकाई के स्थान पे है इसका मान 3 होगा, 3 एकम 3, एक से गुणा करेंगे, इकाई मतलब 1, दहाई मतलब 10, 50, 5 मतलब 50। ये सैकड़े के स्थान पे मतलब इसे 100 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा आपका 400। और ये हजार मतलब हजार के स्थान पे है 5, 5000। अब इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु आप देखें, इस 5 का मान, ये अंक है 5 यहाँ पर और ये भी अंक 5 यहाँ पर, लेकिन इस 5 का मान 50 है और इस 5 का मान 5000 है। दोनों के स्थानीय मान में जमीन आसमान का अंतर है। ये चीज़ समझना बहुत जरूरी है। ये पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा हुआ है, फिर से इसको आपको निकाल कर आ रहे थे। इसमें एक और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जो आपको कक्षा 9 और 10 के कई सवालों में मिलेगा, वो है इंटरचेंजिंग ऑफ डिजिट्स। संख्याओं का निर्माण। हमारे पास यदि कुछ अंक दिए हैं तो उसकी वजह से ही हम संख्याओं का निर्माण करते हैं, ठीक है। और संख्याओं का आपस में यदि अपन अदला बदली कर लेते हैं तो नई संख्याओं का निर्माण होता है। कैसे? ऐसा सपोज करें हमारे पास एक अंक 5 है और एक अंक 3 है, इनसे मिलके एक संख्या बनेगी 53 और एक संख्या बन सकती है 35। तो आप देखें कि ऐसे यदि हमारे पास 3 अंक हैं 5, 3, 7, तो इससे भी 3 अंकों की संख्या बनानी है तो एक संख्या बन जाएगी 537, एक संख्या बन जाएगी 375, एक संख्या बन जाएगी 753। 2 अंकों की संख्या ही बन सकती है। अब यदि किसी 2 अंकी की संख्या में देखें आप, यदि उनके अंकों को हम एक स्थान से दूसरे स्थान में परिवर्तित कर दें तो नई संख्या का निर्माण होता है। जैसे यदि आप हमारे पास मान लीजिए 75 है और यदि हम इसके अंकों का स्थान बदल दें, इंटरचेंजिंग ऑफ डिजिट्स, तो एक नई संख्या बनेगी 57। ये आपको काम आएगा कक्षा 9 और 10 के कई सवालों में। कुछ सवाल ऐसा आता है जो आप उस सवालों पहुंचेंगे तो आपको ये चीज़ बहुत काम आएगी। तो इस ढंग से हमने एक सरसरी तौर पे एक अध्ययन किया कि प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याओं में बढ़ते हुए हम कहाँ पहुंचते हैं। अब इसके बाद एक बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है
जब हम संख्या पद्धति में आगे बढ़े उसके पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि गणित में हमारे पास 4 मेन ऑपरेशन हैं, 4 संक्रियाएं हैं। इन संक्रियाओं में आपको जितनी निपुणता हासिल होगी आगे कक्षाओं में आपको उतनी ही कम दिक्कत आएगी और मैथ लगाने में उतना ही आनंद आएगा। तो उसमें आप देखिए कि हमारे पास जो 4 गणित की मुख्य संक्रियाएं हैं, ठीक, पहला बहुत ही सिंपल चीज़ है, लेकिन ये सब चीज़ें आपके मस्तिष्क में होना चाहिए और सब ये चीज़ें बहुत तीव्रता से आपके दिमाग में स्टोर होना चाहिए कक्षा 9 पहुँचते पहुँचते। पहला है जोड़ना, एडिशन, फिर है सब्सट्रैक्शन मतलब घटाना, फिर इसके बाद है गुणा, गुणन मतलब मल्टीप्लिकेशन, और फिर है भाग, डिवीजन। ये 4 चीज़ों में आपके अंदर बहुत निपुणता होनी चाहिए, पल पल में इसका काम पड़ेगा। ऐसा यदि हम कहें कि ये हमारे औजार हैं गणित के, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ये औजार है ही, इनके बिना कोई काम नहीं हो सकता। अब इसमें आप देखें, इन दोनों के लिए पहाड़े आपको यदि याद है बहुत अच्छी तरीके से, ठीक, तो आपका काम बहुत स्मूथली, बहुत तेजी से चलेगा। इसलिए पहाड़े याद होना बहुत जरूरी है। हर छात्र को 2 से लेके 20 तक के पहाड़े कंठस्थ होना चाहिए। और ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे हमने आपसे पूछा 12 सत्ते, तो आपके अंदर 1 सेकंड में आए 12 सत्ते 84। ऐसा नहीं कि सर 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, नहीं। हमने आपसे पूछा 15 निया 15 9 जा, तो आपके अंदर 1 सेकंड में आंसर आया सर 15 9 135। इस ढंग से आप पहाड़े याद कर लें, बिल्कुल कंठस्थ याद कर लें। कोई रात को 12 बजे भी आपसे उठा के पूछे कि 18 8 क्या होगा, 18 8, तो आपके दिमाग में 1 सेकंड में आंसर आना चाहिए कि सर 18 8 144। इस ढंग से हमने देखा कि ये प्राकृतिक संख्याएं या पूर्ण संख्याओं में हम कैसे कैसे काम बढ़ते हुए पहुंच गए और काम करते हैं। इसके बाद आपने एक चीज़ पढ़ी हुई है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तीसरा है आपके पास, वो है पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्या का अर्थ ये है कि इसमें धनात्मक संख्याएं भी शामिल हैं और ऋणात्मक संख्याएं भी शामिल हैं। इस अवधारणा को समझने के लिए आपको संख्या रेखा पर ही समझाया गया है पिछली कक्षाओं में। ये संख्या रेखा पर 0 है और इसकी दाईं ओर यहाँ पर धनात्मक संख्याएं 1 2 3 4 5 और सो ऑन बढ़ती जाएंगी, और इसकी बाईं ओर ये -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे ऐसे। इस संख्या के पूरे समूह को हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब आप देखिए इसके अंदर ये यहाँ से प्राकृतिक संख्याएं भी शामिल हो गई, 0 आया तो इधर ये पूरी पूर्ण संख्याएं हो गई। अब ये ऋणात्मक संख्याएं आ गई, तो कुल मिला के जो पूरा आपका समूह है संख्याओं का, ये समुच्चय है, ये समुच्चय आपका पूरा पूर्णांक संख्याएं कहलाता है। अब जो गणित की 4 मुख्य संक्रियाएं हैं, जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग देना, ये सारी संक्रियाएं हमको पूर्णांक संख्याओं में भी बहुत ही कुशलता से बननी चाहिए। कक्षा 9 और 10 में पल पल हर एक स्टेप में ऐसे सवाल आ सकते हैं सॉल्व करने के लिए, जहाँ पूर्णांक संख्याएं, धनात्मक संख्याएं हैं, ऋणात्मक संख्याएं हैं। तो आप देखेंगे कि ये रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है कि जिस रूल का नाम दिया गया है, जो आपको जानना बहुत जरूरी है, वो है बोर्ड मास। बोर्ड मास आप देखेंगे कि बोर्ड मास जो है, कई आपको फॉर्म देख लें, बी फॉर ब्रैकेट, O for off, D for division,
M फॉर मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा, E फॉर एडिशन जोड़, और S फॉर सब्सट्रैक्शन अर्थात घटाना। यदि हमारे पास किसी एक सवाल में एक साथ मल्टीपल रूप से कई संक्रियाएं करनी है तो हमें इस क्रम में चलना है। जैसे आप देखें, कई बार हमारे पास सवाल आता है 2 + 2 - 2 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। ये हमने यूं ही रैंडम एग्जांपल ले लिया है। अब आप देखते हैं इसमें क्या, आप देखें इस सवाल में हमारे पास प्लस भी है, ये माइनस है लेकिन ब्रैकेट के अंदर है, ध्यान रखें, डिवाइड भी है, मल्टीप्लाई भी है। तो अब सबसे पहला काम हमारे पास क्या होगा कि इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 2 में 2 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 0। अब आप देखिए हम यहाँ पहुँच गए, यहाँ पर एक प्लस है, एक डिवीजन का साइन है और एक गुणा। अब दूसरा काम होगा डिवीजन का। तो 0 में 2 को भाग देंगे तो आप देखेंगे 0 ही आएगा। अब आप देखें दूसरा काम 2 और 0 का गुणा करना पड़ेगा, ये 0 हो जाएगा। अब हम प्लस करेंगे। ये आपने देखा बोर्ड मास कर दिया, आपको याद आ गया होगा कि कैसे हम लोगों ने 7वीं और 8वीं बेस को पढ़ा हुआ है। ऐसे कई सवाल हम लगाए होंगे आपने, तो आपको अपने मस्तिष्क में बोर्ड मास का नियम लेके चलना है। ये भी आपको प्रतिपल काम आएगा 9th-10th में। अब यहां तक पहुंचते पहुंचते एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आ गई, संख्या पद्धति में चौथा जो है हमारे पास आ गया भिन्न। मैं फिर से आपको याद दिला दूं, आपने पहली संख्या पढ़ी प्राकृतिक संख्याएं, दूसरा आपने पढ़ा पूर्ण संख्याएं, तीसरा आपने पढ़ा पूर्णांक संख्याएं, अब आ गए भिन्न संख्याएं। भिन्न मतलब फ्रैक्शन। अब आप देखें कि भिन्न की जो अवधारणा है, ये भिन्न की अवधारणा है संपूर्ण में से कितना हिस्सा। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक रोटी है, ब्रेड। आप घर में बनाते हो रोटी ना, नहीं बनाते हैं, सीखें। ये रोटी थोड़ी हमारी टेढ़ी हो गई यहाँ पे, इसको गोल होना चाहिए था। अब यदि इसको हमको 4 हिस्से में बांटना है, रोटी एक है, समझ करिए 4 बराबर हिस्से में बांटना है और हमको सिर्फ एक हिस्सा खाना है, 3 हिस्सा बचा के रखना है अपने दोस्तों के लिए। तो आप देखें गणित की भाषा में इसको अपन कहेंगे, हमने एक हिस्सा खा लिया 4 हिस्से में, 4 में से एक हिस्सा हमने खा लिया। अब आप देखिए ये जो संख्या आपके पास आई, ये ऊपर इसका अंश है और ये इसका हर है। यदि मान लीजिए किसी की इच्छा और बढ़ गई, एक अंश खाने में उसको कम आनंद आया, भूख उसकी बढ़ गई, उसने कहा मैं एक हिस्सा और खाऊंगा। तो आप देखेंगे अब ये क्या पोजीशन बन गई, इसने 2 हिस्सा खाया 4 में से, कुल मिलाकर ये आधा खा लिया इसने, 1/2। यदि इसको हम सिंपल कर देंगे, आप याद करें हम लोग भिन्न को सिंपल करते थे तो 1/2 मतलब आधा, आधी रोटी के लिए बंदे ने आधी रोटी खा ली। तो आपको फिर से रिकॉल कराने एक बार कि भिन्न क्या है। यदि परिभाषा की बात करें तो भिन्न जो है 2 प्राकृतिक संख्याओं का अनुपात भिन्न कहलाता है। दो प्राकृत संख्याओं का अनुपात, तो प्राकृत संख्याओं का अनुपात A/B भिन्न। इसका अगर आप उदाहरण देखें, आप जैसे 1/2, 3/2,
4/5, 7/5 एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अब आप इसमें एक चीज गौर करें जो आपको आगे काम आएगी। ये समस्त संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं, सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं, चाहे अंश हो चाहे हर। आपने कक्षा 7 में भिन्न के प्रकार पढ़े, एक बार उसको भी रिवीजन कर लेते हैं चलते चलते। कि भिन्न का पहला प्रकार आपने पढ़ा समभिन्न, अर्थात समभिन्न का अर्थात हुआ कि उसका अंश छोटा है और हर बड़ा है, जैसे ये 1/2, ये 4/5। लेकिन इसके उल्टा यदि हम चलें, विषम भिन्न हो जाएगा वो। जैसे 3/2, अब इसका अंश बड़ा है, हर छोटा है, 7/5। विषम भिन्न को ही यदि हम इसमें इसको भाग देंगे तो आप देखेंगे कि आपको मिश्र भिन्न मिलेगा। जिसमें एक पूर्णांक संख्या रहेगी और भिन्न भी शामिल रहेगा, इसलिए इसको मिश्र भिन्न कहा गया। जैसे इसमें भाग दें आप 2 एकम 2, एक इसका शेषफल बचेगा, 5 एकम 5, 2 शेषफल बटेगा। तो हमसे विषम भिन्न से मिश्र भिन्न बनाना और मिश्र भिन्न से विषम भिन्न बनाना, ये आना चाहिए। तो ये भिन्न और भिन्न के प्रकार हो गए, बहुत ही शॉर्ट में सिर्फ रिकॉर्ड कराते हैं। अब इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस कालखंड का, आखिरी और इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि कैसे हम भिन्न की संख्याओं को जोड़ना घटाना करते हैं। इसके लिए पिछली कक्षाओं में आपने लघुत्तम पढ़ा हुआ है, ये बनना बहुत जरूरी है। नहीं बनना है तो आपको सीखना बहुत जरूरी है। तो आप देखें कि भिन्न की संख्याओं को जोड़ना, जैसे मान लीजिए हमारे पास 3/5 है और 4/5 है, इसको जोड़ना। और इसी के साथ एक सवाल और लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास 7/5 है और धन 12/10। आप देखिए इन दोनों का हर समान है, ये एक समान भिन्न है। तो आप देखें दोनों का हर समान है, इसलिए इनका लघुत्तम भी 5 ही आएगा। और इस लघुत्तम में हम इसके हर का भाग देंगे तो 1 आएगा, उसे को इससे गुणा करेंगे तो 3 आएगा। और हम इस 5 को इससे भाग देते हैं, फिर पुनः 1 आएगा, वही क्रिया करनी है और उसको इससे गुणा करेंगे 4 आएगा। ये हमारे पास आ गया 7/5। हमने कुछ बच्चों को देखा कि ऐसे सवालों के लिए उनको शॉर्टकट बताया गया है कि इसको इसके साथ प्लस कर दो और इसको उतार दो। कुछ बच्चे गलती से इन दोनों को प्लस कर देते हैं, गलत हो जाता है। और इसको हमको इसको इस प्लस करने को ऐसा नहीं सीखना है, पूरी प्रोसेस चलना है, नहीं ऐसे सवाल में आप फंस जाएंगे। क्योंकि जहाँ इनके हर समान नहीं है, यहाँ देखिए आप 5 और 10 का लघुत्तम आप लेंगे, क्या आएगा 10 आएगा। अब इस लघुत्तम में हम इसके हर से भाग देंगे, 5 दूनी 10, 2 आएगा। उस 2 को इससे गुणा करेगा, 7 गुणे 2 धन। इस 10 को 10 से भाग दिया तो 1 आया, उस 1 को हमने 12 से गुणा किया, तब हमारे पास आ गया 14 + 12/10। इसको हमने प्लस किया, ये हो गया 26/10। इसको हम सिंपल भी कर सकते हैं, 2 से काटेंगे 13, 2 से काटेंगे 5। अब ये इसी सिंपल नहीं हो सकता, ये विषम भिन्न है। इसको आप चाहे तो मिश्र भी बना सकते हैं। इसके लिए आप भाग देंगे तो 5 दूनी 10, शेषफल 3/5, ये आपका आंसर है। तो ये आपने देखा कि हमने 2 एग्जाम्पल की मदद से फ्रैक्शन या भिन्न को कैसे प्लस करते हैं, ये हमने देखा। सिमिलरली यदि माइनस करना है, इसका एक माइनस भी देख लेते हैं। कि इसे घटाने में कैसे काम करेंगे हम। मान लीजिए हमारे पास एग्जाम्पल है 7/15 - 4/। एक दूसरा एग्जाम्पल भी ले लेते हैं इसके समानांतर। मान लीजिए हमारे पास है 4/7 - 2/3। इस सवाल में गौर करें, 15 और 5 का लघुत्तम आएगा 15। 15 को 15 से भाग देंगे तो आएगा 1। उस 1 को हम गुणा करेंगे इसके अंश से, मतलब 7 से, 7 × 1 धन।
पुनः वही क्रिया हम यहाँ पे करेंगे। 15 में भाग देंगे 5 का, भागफल आएगा 3 को गुणा करेंगे 4 से, 3 गुणे 4। अब आप देखेंगे हमारे पास हो गया ये। अब यहाँ पर देखिए हमने जो अभी पूर्णांक संख्याओं का नियम पढ़ा था, एक संख्या धनात्मक है और एक संख्या ऋणात्मक है, क्रिया होगी घटाने और साइन चलेगा बढ़ेगा। 12 में से 7 को माइनस करेंगे तो यह हमारे पास आएगा 5 और साइन होगा माइनस 5 15। इसको हम काटेंगे, 5 से कम 5, 5 से 3, मतलब हमने भाग दे दिया इसको शॉर्टकट में, तो आंसर आ गया। इसके बाद अब देखिए एक इसका हर है 7, इसका हर है 3, इन दोनों का आप लघुत्तम निकालेंगे, इसका लघुत्तम आएगा 21। इस 21 को अपन 7 से भाग देंगे तो 7 त्रिक 21, 3 बार भाग जा रहा है, उस 3 को इसके अंश से गुणा करना पड़ेगा यूं। अब पुनः हम 21 को भाग देंगे 3 से, हमारे पास आएगा 7, उस 7 को गुणा करना पड़ेगा इसके अंश से, हमारे पास स्थिति बनेगी इस प्रकार से। अब आप देखें यहाँ पर पुनः एक संख्या धनात्मक है और एक संख्या ऋणात्मक है, बड़ी संख्या में छोटा संख्या माइनस होगी और साइन चलेगा बढ़ेगा, हमारा आंसर कुछ नहीं आएगा। ये आपने सीखा घटाना। इसके बाद तीसरी क्रिया हमारे पास है भिन्न की संख्याओं का आपस में गुणनफल करना। सपोज करें हमारे पास एक भिन्न है 4/5 और उसको गुणा करना है 7 से। इसके समानांतर एक दूसरा एग्जाम्पल और ले लेते हैं। हमारे पास एक संख्या है 5/15 और यहाँ पर है 3/25। ठीक है, पहले सवाल में आते हैं। आप देखें इसका रूल ये कहता है कि अंश का गुणा अंश से होगा, हर का गुणा हर से होगा। यहाँ पर देखें आपको हर नजर नहीं आ रहा है, जिसका हर एक्चुअली क्या है, यहाँ पर 1 है। किसी भी यदि संख्या के नीचे हर नहीं है, हर संख्या के नीचे हर 1 होता है। अब देखिए इसके अंश से गुणा करेंगे हम अंश का, 4 गुणे 7, 5 का गुणा करेंगे 1 से, हमारे पास ये 4 सत्ते 28/5। इसको आप चाहें तो 20 भिन्न बना सकते हैं, चाहे तो यही पिछड़ दें आप। आगे बनाएंगे तो ये 5/25 इस रूप में आ जाएगा। इसके बाद पहुंचते हैं, रूल वही लागू होगा 5 गुणे 3 और 15 गुणे 25। यहाँ पर थोड़ा ठहरिए, यदि हम इन दोनों को गुणा कर देते हैं और इनको गुणा कर देते हैं तो आप देखेंगे संख्याएं बड़ी हो जाएंगी, क्योंकि संख्याएं आपस में विभाजित हो रही हैं। तो बेहतर है कि इनको पहले हम छोटा कर लें फिर गुणा करें, तो ये हमारे लिए सरल पड़ेगा। तो आप देखेंगे 5 से हम काट सकते हैं, 5 एकम 5 और 5 से इसको भाग देंगे तो जाएगा 3। आप 5 से इसको भी काट सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि दोनों 3 हो गए तो 3 से 3 एकम 3, 3 एकम 3। यहाँ पर 1 गुणे 1 1 आ गया और नीचे 25। तो ये आपने देखा कि कैसे हम भिन्न का गुणा करते हैं। अब इसके बाद हम चल रहे हैं लास्ट में कि दो भिन्न की संख्याओं को आपस में हमको विभाजित करना है, भाग देना है। कैसे विभाजित करेंगे? तो हमारे पास वाली संख्याएं हैं, भिन्न की संख्याओं का भाग 7/15 और विभाजित करना है इसको 14/3 से। एक संख्या और ले लेते हैं, इसके समानांतर एक सवाल और कि हमारे पास है 10/21 और इसको विभाजित करना है हमको 5 से। इस सवाल को आप देखें, इसका नियम यह है कि दो भिन्नात्मक संख्याओं को आपस में जब हम विभाजित करते हैं तो आप देखें कि ये साइन हमारा गुणा में परिवर्तित होगा और ये व्युत्क्रम हो जाएगा इसका, मतलब 3 ऊपर हो जाएगा और 14 नीचे हो जाएगा। ये कक्षा आपने 7 और 8 में सीखा है। अब इसको हम चाहें तो पहले अपन अंश को अंश में गुणा कर लें और हर को हर में गुणा कर लें। इसके बाद आप देखिए संख्याएं आपस में विभाजित हो रही हैं तो हम उसको छोटा कर लें, सिंप्लीफाई कर लें। ये 5 हो गया और ये 2 हो गया, ये हर पास 1/10 आ गया। ठीक है, इसी ढंग से आप देखें यहाँ पर एक थोड़ा पॉइंट ये है कि यहाँ पर हमको कुछ नजर नहीं आ रहा है, इसके नीचे 1 है
इसलिए कंफ्यूज ना हो, आप इसमें लिख सकते हैं। अब इसको 10/21 को हम विभाजित करेंगे तो आप देखिए ये संख्या यू हो जाएगी 1/5। सॉरी, यहाँ पर गुणनफल साइन आ जाएगा। अब अंश का गुणा अंश से और हर का गुणा हर से। संख्याएं कट रही हैं तो 10 से 10 से कम 10, 10 से 10 दूरी 20। तो ये हमारे पास हो गया 1/10। तो ये हमने सीखा कि भिन्न की संख्याओं को कैसे जोड़ना है, घटाना है, भाग देना है। अब कल हम जब अगले पीरियड में आएंगे तो अगले पीरियड में हम भिन्न की संख्याओं का दशमलव में परिवर्तन करना, दशमलव की अवधारणा क्या है और दशमलव की संख्याओं को आपस में जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग देना, ये बहुत ही जरूरी महत्वपूर्ण विषय है जिसकी बच्चों में हमने देखा कि कक्षा 9 और 10 के बच्चों में कई बार किसी भी कारण से दशमलव से डरते हैं बच्चे, दशमलव की अवधारणाएं बहुत उनकी कंफ्यूजन में रहते हैं और बढ़ती कक्षाओं में इसका बहुत प्रयोग है, हर जगह प्रयोग है। तो अगली कक्षाओं में हम इसका अध्ययन करेंगे और उसके आगे हम परिमेय संख्याओं, भिन्न के बाद परिमेय संख्या कक्षा 8 में आपने पढ़ा है, उस पर अध्ययन करेंगे और उनमें चारों संख्याओं जोड़ना, घटाना, भाग देना, गुणा करना कैसे कैसे होता है। अब इसके पहले कि मैं क्लास को ख़त्म करूँ, समाप्त करूँ, आपके लिए कुछ सवाल छोड़ के जा रहा हूँ जो आप प्रैक्टिस करेंगे। इसका आप नोट करें और इसके बाद जो है इन सवालों को आप घर में सॉल्व करेंगे। कोई दिक्कत आएगी तो हमसे आप बात करेंगे सॉल्यूशन में। क्वेश्चन फर्स्ट नोट करें आप। क्वेश्चन दूसरा नोट कीजिए। तीसरा सवाल नोट करिए। चौथा नंबर सवाल देखें आप। तो इन चारों सवालों को आप हल करेंगे और इन अवधारणाओं में कहीं भी आपको कोई दिक्कत आती है तो अगले कालखंड में आप में सूचित करें, हम उसको समाधान करेंगे। तो अगली कक्षाओं के लिए, अगले पीरियड के लिए पूरा जय हिंद।